क्या ये आंकड़े अगर वाकई नतीजे में तब्दील होते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस देश में लोकप्रियता पर बहुत बड़ी मुहर नहीं होगी? बावजूद इसके कि विपक्ष ने स्टेट वाइज एक्सपेरिमेंट्स किए, धुर विरोधी एक साथ आए, फिर लोकसभा में भी एक साथ एक मंच पर आने की कोशिश की, लेकिन सबको चीरते हुए, पीछे छोड़ते हुए वो हैट्रिक बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सीट बढ़ रही है बीजेपी की। देखिए, गौरव भट्ट जी गाना वाना अच्छा कर लेते हैं, उनको मैं थोड़ा सा जवाब दूं कि दिल बहलाने के लिए ख्याल आपका अच्छा है, आप खुश होते रहे। अंजना जी, एक चीज हमेशा मैंने देखा है कि जब आपका प्रतिस्पर्धी अति आत्मविश्वास में हो, आपके लिए बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि फिर आप जमीनी हकीकत को समझ के जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं। अंजना जी, मेरे 2-3 सवाल हैं भाजपा के प्रवक्ता के। काफी इंडिया गठबंधन से जब से बना हुआ है तब से मैं भाजपा प्रवक्ता को सुनता रहा हूं, अरे हमको तो किसी की जरूरत नहीं है, एक अकेला सब पर भारी मोदी जी है। अरे भैया, अगर इतना ही भरोसा है तो क्यों जेडीयू की आपको जरूरत पड़ रही है? क्यों दूसरी पार्टियों को आप परेशान कर रहे हो? क्यों ईडी सीबीआई आ रहा है? तो ये जमीनी हकीकत अलग है अंजना जी। एक परसेप्शन मैनेजमेंट करना भाजपा का काम है। अच्छे दिन आएंगे, किसके आएंगे? आज तक जनता को तो अच्छे दिन आए नहीं है। भाजपा के अच्छे दिन आ गए, उनके नेताओं के अच्छे दिन आ गए, जो भाजपा को अपना तोड़ तोड़ के चले गए, अब बार्गेन करके वापस हो रहे, उनके अच्छे दिन आ गए। जनता के अच्छे दिन तो नहीं आए। तो अंजना जी देखिए, हकीकत अगर हम 6-7 महीने की हम बात करें, पहले तो भाजपा को याद दिला दूं, कर्नाटक और हिमाचल, मैं बीच में आपके नहीं बोला था, कर्नाटक और हिमाचल उन्होंने गंवाए हैं, वो भूल ना जाए भाजपा। तेलंगाना में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या 2 बाई इलेक्शन जीतने के बाद आज कैसे छोटी पार्टी, वो ना भूल जाए भाजपा। चुनाव एक रणनीतिक चीज होती है, उसमें आपकी जीत उस मुद्दों पे होती है। और जिस प्रकार से आपका अति आत्मविश्वास मैं देख रहा हूं, मुझे खुशी है कि कांग्रेस जिस प्रकार से ग्रास रूट पे काम करे, हमको विश्वास है हम लोग जनता का विश्वास प्राप्त करेंगे और सरकार बनाएंगे। और आखिरी चीज अंजना जी, मेरा एक सवाल है गौरव जी। जी जी रोहन जी, मेरा प्रश्न का एक छोटा सा हिस्सा था, एक लाइन का जवाब दीजिएगा, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। जयंत चौधरी की पार्टी ने पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 14 और 19 में कितनी सीटें जीती हैं? एक भी नहीं जीती। आप समझ नहीं रहे हैं, आप रणनीति नहीं समझ रहे हैं। रणनीति है इंडिया गठबंधन को तोड़ना, इट्स अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। ये सब नहीं चलता है, तो उस स्ट्रैटेजी में वो कामयाब हो रहे हैं और आपकी स्ट्रैटेजी फेल कर रही है हर रोज, क्योंकि एक न एक आपके कुनबे से निकल रहा है और सबको लगता है कि मोदी की छतरी के नीचे हम बैठ गए, मोदी की छतरी के नीचे बैठ गए तो हमारे लिए भी, हम भी बारिश से बच जाएंगे। ये हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है। जी अंजना जी, बहुत अच्छी चीज आपने कही कि रणनीति की बात कब आती है। ये रणनीति नहीं, ये मजबूरी है। उनको मालूम है, जो उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं कि हम तो सारी सीटें जीतेंगे, क्या जरूरत पड़ी उनको कि जिस पार्टी की एक भी सीट नहीं है उनको साथ में, ये मजबूरी है। इसको आप रणनीति का नाम मत दीजिए। उनको मालूम है कि हकीकत क्या हो। दूसरा, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है वो कॉन्सोलिडेट हो चुका है। वो भले कोई भी पार्टी को जोड़ तोड़ करे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में मैं आपको आज मैं बता के जा रहा हूँ कि जेडीयू के उनके साथ जाने से फायदा इंडिया गठबंधन का होगा, क्योंकि जनता को मालूम है कौन ईमानदारी से लड़ रहा है, जनता को अपने मुद्दों को मालूम है। और इसीलिए महाराष्ट्र में वो लोग पीछे लगे हुए हैं पार्टियों को तोड़ने के लिए। अंजना जी, जिसको अपने काम पे भरोसा हो, जिसको अपने 10 साल के शासन पे भरोसा हो, मुझे बताइए उनको दूसरी पार्टियों को लेने की क्या जरूरत है, तोड़ने की क्या जरूरत है, क्या उनके पीछे जाने की जरूरत है? वो बार्गेन दे रहे हैं। जिस पार्टी की 0 सीट है, क्या रोहन जी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। गौरव जी जवाब दीजिएगा, लेकिन यशवंत देशमुख जी, क्या पीएम ने कहा है और ये सदन में कहा है कि अब की बार 400 पार, एनडीए के लिए 400 और बीजेपी के लिए 370 का लक्ष्य, क्या वो अचीवेबल लगता है? क्योंकि जो आपने खुद ही राइडर्स दिए उसमें बताया है कि बहुत कंजर्वेटिव आंकड़े आप सामने रख रहे हैं, तो क्या दिख रहा है? बड़ी तस्वीर पूरे सर्वे की जो फाइंडिंग्स, ये नंबर शायद ना बता पाए, जो आपकी नजर में आया हो वो बताएं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि देश अगले 3 महीने बोर न हो, ऐसा न देश को लगे कि मुकाबला जो है एक तरफा हो गया है, कुछ हो गया है, तो कुछ ऐसा लक्ष्य दो जी इसके बाद में बातचीत जो है वो इस बात पे हो अंजना कि ये 370 आ सकता है कि नहीं आ सकता और 400 आ सकता है कि नहीं आ सकता। मजाक अलग बात है, लेकिन आज ये 22 साल हो गए इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन को सी वोटर के साथ में करते हुए, और मुझे याद है कि 22 साल पहले आप जहां पे बैठी हैं वहां आशुतोष बैठे रहे और इस शो को 22 साल पहले भाई साहब डायरेक्ट कर रहे थे, इसलिए मुझे बहुत सारा स्मरण पुराना आ रहा है। लेकिन 22 साल में अंजना, ऐसा विचित्र फेज हमने राजनीति का कभी नहीं देखा जब हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते करते प्रो इनकम्बेंसी आफ्टर प्रो इनकम्बेंसी के माहौल में जाएं। और ऐसे भी नहीं कि
जैसे तैसे जीते, प्रो इनकमेंसी में वोट और सीट दोनों की बढ़ोतरी करते हुए जाए। मेरा ये मानना है कि ये स्टार्टिंग ब्लॉक है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा फील्ड वर्क जो था वो अयोध्या के पहले लगभग हुआ और 22 तारीख से, और एक हिस्सा जो हमने बिहार का स्नैप पोल करके कवर भी किया। लेकिन ये स्टार्टिंग ब्लॉक इसलिए क्योंकि हम कंजर्वेटिव भी हैं, जो हम होते हैं। यहां से आप दो चीजें बहुत स्पष्ट देखेंगे अन्ना। एक तो ये कि जीत की जो भूख है वो एक साइड में दिखाई दे रही है, इतनी ज्यादा कि जैसा अभी आपने समझाने की कोशिश की कि जयंत चौधरी के आने से क्या बीजेपी को फर्क पड़ जाना है, लेकिन मैसेजिंग क्या है। छोटे छोटे पार्टी जिस तरीके से उनको साथ में लेकर के आने की कोशिश, अपना दल जैसे एक पार्टी को, छोटी पार्टी को भी कितनी इंपॉर्टेंस, और वो दो पे कांस्टेंट रहते हैं, दो सीटें उनकी है, दो जीत कर लाते हैं। और एक व्यक्ति जिसके नाम पर वोट पड़ रहा है, वो व्यक्ति अपने आप को इस देश के एक म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन के लिए भी उतना ही झोंकता है जितना कि लोकसभा के चुनाव के लिए झोंकता है। मुझे लगता है आने वाले 3 महीने इस लोकतंत्र के अपने पूरे महासमर को देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने खुद के लिए, अपनी पार्टी के लिए सेट किया है, वो न केवल इस माहौल को इंटरेस्टिंग बना रहा है। कई बार यह होता है कि क्या यहां से कोई रेड फ्लैग नहीं है, ये बात, क्या ये चीज पलट नहीं सकती, हो नहीं सकता। 2004 का हर कोई उदाहरण देता है, और 2004 में, और इसमें यस हो सकता है कि एक रेड फ्लैग मैं बताऊंगा, वो है अति आत्मविश्वास का, कॉम्प्लिसेंसी का, घर बैठने का। लेकिन 2004 की सरकार में आपको लेकिन गुंजाइश दिखती है इस बात की? यही मैं कह रहा हूं कि कहीं से भी आपको क्या दिखता है कि कॉम्प्लिसेंसी है, कहीं से भी आपको क्या अति आत्मविश्वास है, अति आत्मविश्वास के बीच की लाइन नहीं दिखाई देती। महाराष्ट्र पे एक बार आपको लाना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे चौंकाने वाले नंबर्स जहां से शायद एनडीए के लिए बुरी खबर है, वो महाराष्ट्र से दिखाई दे रही है। देखिए, वो महाराष्ट्र समझाइए। महाराष्ट्र जो है वो इतना कंफ्यूज्ड है क्योंकि 6 पार्टियां, 3 के आपस में गठबंधन, सब उलट पुलट चुके हैं। यहां पे वोट शेयर में हम पूछते हैं कि आखिर आप किस पार्टी और किस नेता को आप वोट दे रहे हैं। अब किस पार्टी और किस नेता को वोट दे रहे हैं, ये वाली बात समझने के लिए हमको अलग अलग आकलन करने पड़ते हैं, और फिर उनको जोड़ करके हमें ये बताना पड़ता है किस अलायंस के लिए कितने वोट होने की संभावना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये नहीं पता कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और किस पार्टी के किस उम्मीदवार के अगेंस्ट सामने वाला कौन सा पार्टी का उम्मीदवार होगा। तो ये एक इतना बड़ा जिसे कह सकते हैं कंफ्यूजिंग एक ट्रैप है महाराष्ट्र का, कि जब तक हमको क्लैरिटी नहीं आए तब तक हम महाराष्ट्र के ऊपर अभी भी कुछ क्लैरिटी के साथ में कहने की स्थिति में नहीं है। इतना तय है कि बीजेपी के टिकट पे, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो, वहां पर जितने ज्यादा सक्सेस मिलेगी, अलायंस पार्टनर के टिकटों पे शायद उतनी सक्सेस न मिले। ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। हो सकता है कि एक बार रिपीट करें, यानी बीजेपी के टिकट पर जो लड़ेगा, लेकिन शिंदे साहब की जो ओरिजिनल शिवसेना बताई गई है उस टिकट पर, या अजित पवार की पार्टी के टिकट पर अपेक्षित सफलता शायद नहीं मिलेगी। तो इसलिए हो सकता है कि बीजेपी ज्यादा सीटों पे लड़ने की बात करे। सेम वही बिहार की भी स्थिति है कि जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे वो सफलता नहीं मिलेगी जो बीजेपी के टिकट पे मिलेगी। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अंत में 100 बात की एक बात, तुरुप का इक्का, प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कैंपेन और उनकी व्यक्तिगत जो विश्वसनीयता है, उसके ऊपर लोग वोट डाले। वो जब जाके हाथ हिला के बोलेंगे कि भाई आप बाकी छोड़िए, आप हमारे नाम पे वोट दीजिए, वो सारी चीजों पे भारी पड़े। एक चीज मैं फौरन दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, जो टीडीपी के नंबर्स हैं वो दिखाइए एक बार आंध्र प्रदेश के। वाईएसआरसीपी के 8 और 17 अगर मुझे याद है तो हम दे रहे हैं, ये देखिए जी, ये 17 अगर टीडीपी से बातचीत हो रही है, वो तस्वीर भी दिखा दीजिए जब मुलाकात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ चंद्रबाबू नायडू की, तो ये 15 तो फौरन 35 में ऐड हो जाएंगी। देखिए अगर ये सर्वे के अगर ये वाले आंकड़े अगर ऐड होते हैं, जैसे कि पूरा का पूरा राज्य ये बीजेपी या एनडीए के पैमाने से बाहर था, ये ऐड होने पे वो नंबर बढ़ने की संभावना है। हम जनता दल यूनाइटेड के पूरे आने के बाद में अभी व्यापक क्या असर पड़ेगा वो देखना संभावना बाकी है। तो 350 पार इसी में हो जाएंगे अगर ये 17 होने की संभावना सारी रहेगी। रिवर्स गियर लगेगा तो क्या होगा, क्या संभावना रिवर्स गियर की भी है। राजनीति में असंभव कुछ नहीं है। मैं एक लाइन बोलता हूं, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्प्रोबेबल जरूर है।
ठीक है। रिवर्स गियर लगना यहां से अंजना इम्प्रॉबेबल है, हाँ। इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ। उसी तरीके से 370 या 400 ये इम्पॉसिबल नहीं है, इम्प्रॉबेबल आज की तारीख में लग रहा है। इम्प्रॉबेबल लग रहा है, इम्पॉसिबल लेकिन नहीं है। अगर इसको आसान हिंदी में समझाने की कोशिश करें तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और आपने देखा होगा अभी तो कैंपेनिंग भी शुरू नहीं हुई है, चुनाव प्रचार भी शुरू नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि आप दोनों से, शशि शेखर जी आपसे, फिर आशुतोष जी आपसे एक कमेंट ले लें, क्योंकि फिर राजनीतिक मेहमानों के पास जाएंगे। शशि शेखर जी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार और हर बार बीजेपी की सीट बढ़ाकर पीएम बनते हुए दिख रहे हैं, तो फिर बीजेपी जो कहती है कि हम प्रो इनकम्बेंसी करते हैं इस देश में, वो सही साबित हो रहा है? देखिए, वो तो सही साबित हो रहा है। ये आपका जो आंकड़ा है ये भी बता रहा है कि वो तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। सारी बात ये थी कि सीटें कितनी आएंगी। तो जैसा भी यशवंत, इनफैक्ट आज सुबह से मैं आपका ये सर्वे देख रहा हूँ और मेरे जो दिमाग में कई चीजें थी वो साफ हो गई। जैसे मेरे मन में आता था कि भाई अजीत सिंह की पार्टी को क्यों मिला रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ ये क्यों गए। मेरे मन में ये भी आता था कि भाई अन्य जगहों पर तोड़फोड़ की कोशिश क्यों हो रही है। ममता बनर्जी अगर कोई खिलाफ बयान देती है तो उसको इतना ज्यादा क्यों ले उड़ा जाता है। इसी के साथ मेरे समझ में ये नहीं आता था कि आखिर राम मंदिर की इतनी क्या जरूरत है प्रचार करने की। या आज योगी जी ने कल बोल दिया कि हमने तो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, हमने तो सिर्फ 3 स्थान मांगे हैं। तो आज मेरी ये समझ में आ गया कि पॉपुलर बिलीफ के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ना चाहती। दूसरी बात आपके सर्वे से बहुत साफ है, और वो ये कि कांग्रेस उतनी बुरी हालत में नहीं है जितनी बुरी हालत में समझी जा रही थी। अब ये उनके ऊपर है कि वो कैसे लड़ते हैं, पर एक बात बिल्कुल तय है जिसमें कोई भी अभी तक दो राय नहीं नजर आती कि प्रधानमंत्री तीसरी बार इन आंकड़ों के हिसाब से शपथ लेते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन भी इसमें थोड़ा बहुत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ अब नीतीश बाबू आ गए, लेकिन वो कह रहे हैं जेडीयू के टिकट पर जो लड़ेगा उसको शायद उतनी सफलता ना मिले। एक इसमें पिछली बार तो 17-16-6 था ना, बीजेपी 17, 16 जेडीयू और 6 एलजेपी। इस बार वो कह रहे हैं कि आरजेडी साथ ले जा सकती है। 5 साल के नीतीश कुमार जो हैं अंजना, उनमें बहुत अंतर है। 5 साल पहले नीतीश कुमार उस तरह की इमेज नहीं थी। आज उनकी इमेज जो उन्होंने 2 बार पलटी खाई उससे बहुत बदली है। दूसरे लोग ये भी मानने लगे हैं कि अब बिहार को एक नए नेतृत्व की जरूरत है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी की वजह से फायदा होगा, और नीतीश कुमार की जो वोट है वो जरूर बीजेपी को ट्रांसफर होगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने देखा था उत्तर प्रदेश में, मायावती की आ गई थी 10 सीटें और अखिलेश यादव 5 के 5 पे ही चिपके रह गए थे। जल्दी से आपके पास आशुतोष आते हुए, आशुतोष जी, महाराष्ट्र मतलब यूनिक एग्जाम्पल है। पिछली बार शिवसेना के साथ बीजेपी लड़ी थी, इस बार शिंदे गुट के साथ लड़ रही है, उद्धव अलग लड़ रहे हैं, एनसीपी में अजित पवार के साथ है वो है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उतना फायदा उनको नहीं होगा जितना बीजेपी को होगा। देखिए, भारत की राजनीति में एक चीज स्पष्ट रहता है कि अगर आप बहुत ज्यादा दल बदल करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी लगातार गिरती जाती है। महाराष्ट्र, इसका जो आपका सर्वे कम से कम इस ओर बहुत क्लियरली इशारा कर रहा है, क्योंकि आज की तारीख में महाराष्ट्र में जिस आदमी को शिवसेना का वोट देना होगा तो वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से उसकी सिंपैथी होगी, बनाए इसके कि वो एकनाथ शिंदे की तरफ अपनी तरफ देखे। एकनाथ शिंदे की अपनी पॉलिटिकल कैपिटल क्या है, सिवाय इसके कि शिवसेना के टिकट पे चुनाव लड़ा था, जीते थे और बाद में पार्टी डिफेक्ट करके इधर आ गए। उसी तरीके से एनसीपी, तो अगर कहीं सिंपैथी मिलनी है तो शरद पवार को मिलनी होगी, उद्धव ठाकरे को मिलनी होगी, और वो कांग्रेस के साथ अगर मिलते हैं तो अपने आप एक अच्छा अलायंस, इसमें कोई दो राय नहीं। इन टर्म्स ऑफ शेयर नंबर्स कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास जिस तरीके के एमएलएज हैं, जिस तरीके के सांसद हैं, एनसीपी के पास है, कोई मुकाबला नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो असल चीज केमिस्ट्री की कम से कम यहाँ दिखाई पड़ती है।